हेलो बच्चों, ये वीडियो जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पिछले साल इस टॉपिक को इन क्वेश्चंस को बच्चों ने स्किप कर दिया था और बाद में उनको बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ था। सिर्फ इसी वीडियो से 7 नंबर का आया है और इस साल भी ज़रूर आएगा। ठीक है, ये जो गॉफ फॉग है, ये जो प्रतिलोम फलन है और विविध उदाहरण के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण जो है, जो एग्जाम में बार बार आते हैं और बड़े नंबर्स में आते हैं, प्लीज़ देख लीजिएगा। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का पक्का आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है। बाकी मैंने सब कुछ बढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। तो पहला जो टॉपिक है वो है फलनों का संयोजन और उसके बाद हम पढ़ेंगे व्युत्क्रमणीय फलन। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे फलनों का संयोजन, जैसे कि गॉफ, फॉग, ये सब कैसे निकाला जाता है, क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। देखो, अगर मैं गॉफ फॉग की बात करूं, हम एफ गॉफ गॉफ क्या होता है पहले ये जान लीजिए। ये जो लिखा होता है ना गॉफ, ये जो लिखा होता है ना बाबू फॉग, ठीक है, क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है। एफ का मतलब कोई एक फंक्शन है, जी कोई एक फंक्शन है, ओ का मतलब होता है ऑपरेशन, क्रिया। ठीक है, तो जी ऑपरेशन एफ, एफ ऑपरेशन जी बोलते हैं इसको डिटेल में। तो अगर आपके पास कोई एक फलन है एफ जो कि ए से बी में जा रहा है और जी एक फलन है जो कि बी से सी में जा रहा है, एक चीज आपने नोटिस की कि ये फलन जहां से खत्म हो रहा है, बी पे खत्म हो रहा है, तो दूसरा फलन उसी से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये ऐसा ना हो कि जहां पे खत्म हो रहा है वहां से स्टार्ट ना हो, तो आप गॉफ और फॉग नहीं निकाल सकते। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं जहाँ पे खत्म हो रहा है, जहां से स्टार्ट नहीं हो रहा है, और आप और प्रश्न एग्जामिनर आपसे बोलता है कि गॉफ फॉग निकालो, भाई निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि जहां से खत्म हो रहा है वहां से स्टार्ट होना अनिवार्य है। ठीक है, दो फलन है, तब एफ और जी का संयोजन गॉफ द्वारा निरूपित किया जाता है। और जो गॉफ होता है जी ओ एफ को हम ऐसे लिखते हैं, जी ओ एफ एक्स को हम कैसे लिखते हैं, जी एफ एक्स, इस तरीके से लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा, भी हम प्रश्न करेंगे तो और बेहतर वे में आप समझ पाओगे। परिभाषा एक भी याद नहीं करनी है, परिभाषा एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, चलिए प्रश्न पे हम आ जाते हैं। दो प्रश्न हम करेंगे गॉफ फॉग के। पहला उदाहरण है, क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए कि हमारे पास एक फलन है। ठीक है, ये एक ही जगह पर है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है, ये एफ फलन है। देखो जी फलन है, यहाँ पे खत्म हुआ, यहीं से स्टार्ट हो रहा है, 3 4 5 9, 3 4 5 9, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। एफ और जी आपके दो फलन है। ठीक है, इस प्रकार दे रखें, अगर नहीं दिया हुआ होता तो भी हमें पता लगता कि F2 हमें कितना दे रहा है, 3 दे रहा है, F3 हमें कितना दे रहा है, 4 दे रहा है। वो लिखा भी हुआ है, हो सकता है कि एग्जाम में ना दे लिखा हुआ। ठीक है, अगर ना दे तो भी हम आराम से कर सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है गॉफ। हमें क्या निकालना है, गॉफ निकालना है। चलिए गॉफ निकालते हैं, सोल्यूशन में आ जाओ, यहाँ लिखेंगे हल। जो दिया है फिया है ये तो आप कर ही लोगे कि ये एफ दे रखा है, ये जी दे रखा है, जो दिया है वो तो आप लिख ही लोगे। मेन मुद्दे पे आ जाते हैं, जो हमें करना है सॉल्यूशन पे। हमें क्या निकालना है, जी ऑपरेशन एफ निकालना है। सबसे पहले वाले पे आ जाओ, जी ऑपरेशन एफ। ठीक है, यहाँ पर क्या है, देखो बाबू जी है। ठीक है, जी ऑपरेशन एफ है, तो पहले एफ पे आ जाएंगे। एफ में क्या क्या एलिमेंट है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा 2। ठीक है, एफ जी ऑपरेशन एफ, तो एफ के साथ यहाँ पर क्या है, 2 है, 2 आ जाएगा। अब लिखोगे, इसको ऐसे लिखा जाता है, जी एफ 2 हो जाएगा। ठीक, तो फिर देखो जी F2 का मान कितना है, F2 का मान कितना है, 3 है। F2 का मान कितना, देखो दोस्त, F2 कितना है, 3 है। ये तो दे रखा है, नहीं भी दिया होता तो 2 के यहाँ F2 है, 2 की जगह पर हम क्या रखते, 3 रख देते। दिया है तो भी अच्छा है, नहीं दिया होता तो भी हम रख सकते थे। अब ये बन गया G3। G3 हमें क्या दे रहा है, G3 और G4 दोनों के दोनों क्या दे रहे हैं, 7 दे रहे हैं। तो G3 क्या आ जाएगा बाबू, 7 आ जाएगा। ठीक हो गया, अब आ जाओ जी ऑपरेशन एफ, 2 का हो गया। अब आ जाएंगे 3 पर, 3 पे आ जाएंगे। 2 के बाद क्या है, 3 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ F3। ठीक है, F3 का मान क्या है मेरे पास, F3 का मान देखो क्या बाबू, 4 है, तो ये हो जाएगा G4। और G4 का मान क्या है, G4 का मान भी 7 है। ठीक, फिर आ जाइए जी ऑपरेशन 3 का हो गया, अब 4 पे आ जाओ।
तो इसको मैं लिख सकता हूँ G(F4). ठीक है, F4 का मान क्या है हमारे पास, F4 और F5 का मान 5 है, तो ये हो जाएगा 5। देखो F4 का मान और F5 का मान क्या है, 5 है, वो हमने यहाँ रख दिया। अब ये G5 बन गया। G5 का मान क्या है, G5 और G9 का मान 11 है, तो यहाँ पर हम 11 रख देंगे। अगले वाले में आ जाओ, G ऑपरेशन F 4 का हो गया, अब आ जाओ 5 पे। 5 पे आ गए तो ये G, इसको हम लिख सकते हैं F5, और F5 का मान क्या है, F5 का मान है 5, तो ये हो जाएगा G5। F5 का मान 5 रख दिया, फिर ये बन गया G5, और G5 का मान कितना है, G5 का मान 11 है। ये आ गया आपका क्या, ये आपको आपका गॉफ मिल गया, G ऑपरेशन F मिल गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। यस, जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रिपीट मोड में पूछे जाते हैं। ठीक है, मेरा काम है आपको गाइड करना, आपको पढ़ाना, बताना। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप लोग भी अपना काम करें। मुझ पर विश्वास और ट्रस्ट बना के रखें। जो भी पढ़ाऊँगा आपके अच्छे के लिए पढ़ाऊँगा, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए कभी नहीं पढ़ाऊँगा, अपने व्यूज़ के लिए मैं कभी नहीं पढ़ाता हूँ आपके भलाई के लिए। ऐसा कंटेंट फ्री में पढ़ा रहा हूँ, लोग पेड में भी नहीं पढ़ाते हैं ऐसा। ठीक है, ये मेरा दावा है। अगला उदाहरण है जो कि 2 नंबर में आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फंक्शन जो है मेरे पास F, वो R से R में जा रहा है, और दूसरा फंक्शन G है जो कि R से R में जा रहा है। यहाँ पे R है, यहाँ पे भी R है, तो F ऑपरेशन G आराम से हो जाएगा। तो देखो Fx हमें क्या दे रखा है, cos x, और Gx हमें दे रखा है 3x²। ठीक है, तो हमें गॉफ निकालना है, हमें फॉग निकालना है, और ये भी बताना है कि गॉफ और फॉग आपस में बराबर नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पे आ जाते हैं, जो दिया है वो तो लिख ही लोगे। सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, GOF, तो इसको ऐसे लिखते हैं GFX। तो GFX का मान हमारे पास क्या है, FX का मान हमारे पास cos x दे रखा है। ये FX हमारे को क्या दे रखा है, cos x दे रखा है। अब क्या करना है, G वाले फंक्शन में x की जगह पे आपको क्या रखना है, cos x रखना है। ये G वाला फलन है, जहां आपको x दिख रहा है ना, वहां क्या रख देना है, cos x रख देना है। 3x की जगह पे क्या रखोगे, cos x की जगह पे रख दोगे cos x, रख दिया, तो ये हो जाएगा 3 cos² x। ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा G ऑपरेशन F आराम से निकल गया। G ऑपरेशन F निकल गया। अब निकालोगे F ऑपरेशन G, फॉग, इसको मैं लिख सकता हूँ FGX। ठीक है, तो Gx का मान क्या है, Gx का मान है 3x², ये हम यहाँ पर रख देंगे। अब क्या करना है, जो F वाला फलन है, x की जगह पर आपको क्या रखना है, 3x² रख देना है। x की जगह पे क्या रख देना है, 3x² रख देना है। तो cos x की जगह पे क्या रख देंगे, 3x²। तो ये गॉफ फॉग हमने आराम से निकाल दिया। अब आप खुद देखोगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप खुद देख पा रहे हो कि ये चीज़ और ये चीज़ आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ लिख दोगे समीकरण 1 व 2 से क्या है कि जो गॉफ है वो बराबर नहीं है फॉग के। ये एग्जाम में आता है, 1 नहीं 2 नंबर में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, और ये जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये आपकी नई एनसीईआरटी बुक का है। ये गलती से ही मत सोचना कि ये पुरानी एनसीईआरटी से मैंने लिया, नहीं, आपके नई एनसीईआरटी में है, सारा चीज़ आपके सिलेबस का है। आपके सिलेबस से बाहर का कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। और पीछे इस साल बच्चे पढ़ के नहीं गए थे और आ गया एग्जाम में, मैं पढ़ाया, बच्चे पढ़े नहीं। देखो अगला जो टॉपिक है जो एग्जाम में इस साल आया था 5 नंबर में, वो है व्युत्क्रमणीय फलन। वो क्या बाबू, व्युत्क्रमणीय फलन। व्युत्क्रमणीय फलन क्या, अगर आपके पास कोई फलन है, आपके पास कोई फलन है f दे रखा है जो x से y में जा रहा है, x से y में जा रहा है, तो इसका जो व्युत्क्रमणीय फलन होगा, इसके व्युत्क्रमणीय फलन को हम f इनवर्स से दर्शाते हैं, की पावर -1 लिखते हैं व्युत्क्रमणीय फलन। f इनवर्स जो होगा, f इनवर्स को इन्होंने नाम दिया है g। जो व्युत्क्रमणीय फलन होगा वो y से x में जाएगा, ये x से y में जा रहा है तो ये y से x में जाएगा, देख रहे हो, ये y से x में जाएगा। इस उसे कहते हैं, देखो व्युत्क्रमणीय फलन क्या होगा,
का अस्तित्व इस प्रकार है कि जी ऑपरेशन अगर एफ करोगे, ये जो जी है और ये जो एफ है, इनकी अगर हम अभिक्रिया कराएंगे, ऑपरेशन करेंगे, तो ये आइडेंटिटी के बराबर आता है, आई एक्स के बराबर आता है। एफ ऑपरेशन जी कराओगे तो आई वाई के बराबर आता है। हो सकता है आपको एग्जाम में ये भी आ जाए। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न भी हम, जो हमारे क्वेश्चन बैंक वाली सीरीज है ऑलरेडी हमने करा रखी है, एनसीईआरटी के साथ साथ क्वेश्चन बैंक भी कर लेना। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, जो बार बार एग्जाम में आते हैं इंपॉर्टेंट, सारा कुछ मैं वहाँ पे करा रखा हूँ, तो इसके साथ साथ वो भी देख लेना। इस प्रकार के प्रश्न भी वहाँ पे मिल जाएंगे। फलन जी को फलन एफ का प्रतिलोम कहते हैं और इसे प्रतीक एफ इनवर्स द्वारा प्रकट करते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा और डिटेल में करते हैं। एफ इनवर्स कब आएगा? एफ इनवर्स कब आएगा? देखो, यदि एफ एकाकी व आच्छादक हो तो एफ इनवर्स होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। जो भी फलन आपको दिया हो गया है, अगर वो फलन एकाकी है और आच्छादक भी है, दोनों है, एकाकी और आच्छादक दोनों है, उसी फलन का क्या निकलता है? एफ इनवर्स निकलता है, प्रतिलोम फलन निकलता है, व्युत्क्रमण फलन निकलता है, और किसी का नहीं लेगा। अगर कोई फलन एकाकी आच्छादक दोनों नहीं है, दोनों होना अनिवार्य है, दोनों में से कोई एक है, एकाकी है या फिर आच्छादक है, तो भी नहीं होगा, दोनों का होना अनिवार्य है। अगर कोई फलन एकाकी और आच्छादक दोनों है तो ही उसका क्या निकलेगा? एफ इनवर्स निकलेगा। अब इस पर आधारित एक प्रश्न करते हैं, ठीक है, जो इस साल एग्जाम में 5 नंबर में आया था। कितने नंबर में? 5 नंबर में। देखिए, ये फलन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं। अरे मान लीजिए जो फलन है वो एन से वाई में जा रहा है। ठीक है, एन से वाई में जा रहा है और एफ एक्स हमें ये दे रखा है 4x+3 द्वारा परिभाषित एक फलन है, जहां ये जो y है, y क्या है? y आ रहा है n से, y आ रहा है n से, तो n का मतलब क्या? प्राकृतिक। ये प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में जा रहा है। ठीक है, देखो y बिलोंग्स टू n बोला है ना, ये जो y है वो n से संबंधित है। n मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में जा रहा है। ओके, तो x कहाँ से आ रहा है? प्राकृतिक संख्या से आ रहा है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है और उसके बाद प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। तो व्युत्क्रमणीय के लिए क्या दिखाना होगा? अभी मैंने आपको डेफिनेशन बढ़ाया था। डेफिनेशन में क्या होता है? देखो, g ऑपरेशन f हमें आई एक्स के बराबर दिखाना होता है और f ऑपरेशन g हमें आई वाई के बराबर दिखाना होता है। देखिए, इसको कैसे करेंगे? हमको दिया क्या है? देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। दिया है, क्या दिया है कि f हमारा जो दे रखा है, f हमारा जो दे रखा है n से y में जा रहा है, n से y में जा रहा है, y कैपिटल बना लेते हैं। ठीक है, और fx हमारे पास क्या है? fx हमारे पास 4x+3 है। ये हमारा फंक्शन x है, ये हमारा फंक्शन x है। उसके बाद जो दूसरा फलन है, दूसरा फलन आपको जी वाई बनाना पड़ता है। ठीक है, तो g कैसे होगा? वह जो gx क्या होता है? वो y से n में जाएगा, वो y से n में जाएगा। वो कैसे निकलेगा? माना ये जो fx होता है ना, इसको y मान लेते हैं। fx को हम क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं, और y बराबर हमारे पास है 4x+3, 4x+3 है। तो देखो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? y का x का मान निकालना है। ठीक, ये 4 गुणे में इधर आके बट्टे में आ गया। ठीक, इधर आके बट्टे में आ गया, तो ये हमको क्या मिल गया? ये हमको मिल गया, क्योंकि ये y के फॉर्म में आया तो ये जी वाई लिखना। ये क्या लिखना बाबू? इसको जी वाई लिखना। जी वाई मेरे पास क्या है? y-3/4 है। ये मेरा जी फलन है और ये मेरा fx फलन है। अब आपको क्या निकालना है? गॉफ निकालना है और फॉग निकालना है। क्या निकालना है? गॉफ और फॉग निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं गॉफ से। जी ऑपरेशन एफ
एफ यहाँ पर एफ के साथ क्या है बाबू, एक्स है, तो यहाँ एक्स रखेंगे, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं जी एफ एक्स, जी एफ एक्स। तो जी एफ एक्स मेरे पास क्या है, एफ एक्स मेरे पास है 4x+3, ठीक है, 4x+3 है, ये मैंने यहाँ रख दिया। उसके बाद देखो हमें क्या करना है, जो जी फलन है, ये जी फलन है, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ पर मुझे क्या रखना है, 4x+3 रखना है। तो जहाँ वाई है वहाँ रख दो, वाई की जगह पे रख देंगे 4x+3, ठीक है, बट यहाँ पर ऑलरेडी 3 है, बट्टे में क्या है 4 है, तो यहाँ से बचेगा 4x/4, 4 से 4 कटा, क्या आ गया x। तो देखो जी ऑपरेशन एफ हमको क्या मिल गया, x मिल गया, ठीक है, हमको क्या मिल गया, x मिल गया। यहाँ देखो जी ऑपरेशन है एफ x के बराबर आएगा, आइडेंटिटी x के बराबर आएगा, और अगला जब निकालोगे वो y के बराबर आएगा। निकाल दिया। अब हम दूसरा निकालेंगे, एफ ऑपरेशन जी, एफ ऑपरेशन जी, जी के साथ क्या है दोस्त मेरे, जी के साथ क्या है मेरा, y है, तो यहाँ y लिखना, इसको मैं लिख सकता हूँ एफ जी वाई, इसको मैं लिख सकता हूँ एफ जी वाई। तो जी वाई मेरा क्या है मेरे दोस्त, जी वाई मेरे पास है y-3/4, ठीक है, ये मैं रख दूंगा यहाँ पर y-3/4। अब क्या करना है, एफ वाले फलन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रखना है, y-3/4 रखना है। एफ कहाँ है हमारे पास, ये एफ है, जहाँ x है उधर क्या रखना है, y-3/4 रखना है। तो 4 x के जगह पे आ जाएगा y-3/4, और यहाँ पर है प्लस का 3, 4 से 4 कटा, y-3+3 माइनस, तो ये क्या आ गया बच्चों, y आ गया। तो ये एफ ऑपरेशन जी क्या आ गया, y के बराबर आ गया। ये आई एक्स के बराबर है, ये आई वाई के बराबर है, ठीक है, जगह नहीं बची हमारे पास तो थोड़ा मिटाना पड़ेगा, मिटा देंगे, ठीक है। अतः क्या हो जाएगा, अतः समीकरण 1 व 2 से यह स्पष्ट है कि एफ एक व्युत्क्रमणीय फलन होगा, एफ एक व्युत्क्रमणीय फलन होगा, अतः एफ इनवर्स को हम क्या बोलते हैं, जी बोलते हैं। जो जी फंक्शन होगा, जी वाई होगा, वो क्या होगा, y-3/4, ये होगा। हमसे बोला गया था ना कि प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए, ये हो जाएगा। ये मैंने y के फॉर्म में लिखा है, इसे आप x के फॉर्म में भी लिख सकते हो। एफ इनवर्स अगर आप इसको gx के फॉर्म में लिखो तो क्या होगा, x-3/4 होगा, x के फॉर्म में अगर लिखना चाहोगे तो। ये y के फॉर्म में लिखा है, हमने इसको x के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये लिख दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में साल 5 नंबर में आया था, ठीक है, आराम से हो गया। अब हम आते हैं हमारे विविध उदाहरण में, कुछ मैंने उदाहरण लिए हैं, और उनमें से ये जो पहला उदाहरण है भाई साहब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और हर साल एग्जाम में आता है, कभी 5 तो कभी 8, ठीक है, कभी 5 नंबर में आता है तो कभी 8 नंबर में आता है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अपनी एनसीईआरटी को हल्के में मत लो। अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ ली ना तो आप 100 में 100 नंबर ला सकते हो, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के। तो डोंट अंडर एस्टिमेट योर द पावर ऑफ एनसीईआरटी, ओके। एनसीईआरटी ढंग से पढ़िए, उसके बाद बाकी सारी किताबें हैं। तो उदाहरण नंबर 18 क्या बोल रहे हैं कि यदि R1 तथा R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध है, R1 भी तुल्यता संबंध है, R2 भी तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध क्या होता है, जो संबंध स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों होते हैं उसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं। तो ये जो R1 है वो क्या है, स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है। जो R2 है वो स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों है।
तो सिद्ध करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध होगा। इसके प्रूफ में आ जाते हैं। सबसे पहला प्रूफ, हमें दिखाना है शोतुल्य। हमें क्या दिखाना है? शोतुल्य। क्योंकि R1 इंटरसेक्शन R2 को हमें क्या दिखाना है? तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध दिखाने के लिए शोतुल्य भी दिखाना है, सममित भी दिखाना है और संक्रामक भी दिखाना है, तीनों को दिखाना है। तो नंबर 1 पे हम आ जाते हैं शोतुल्य के लिए। तो मैं मान लेता हूं यदि A, मैं R1 से ले लूं, यदि A, मैं R2 से ले लूं, क्योंकि R1 और R2 खुद में तुल्यता संबंध है, और तुल्यता है तो ये स्वतुल्य भी है। ठीक है, तो A, R1 में होगा, A, R2 में भी होगा। चूंकि यहाँ लिख देता हूं मैं, चूंकि R1 और R2 तुल्यता संबंध है, तुल्यता है तो स्वतुल्य होगा ही होगा। ठीक है, सो देखिए, अगर A, R1 में, A, R2 में है, तो बाबू A, इनके दोनों के उभयनिष्ठ में हो जाएगा, दोनों में होगा ना। ये इसमें भी है, ये इसमें भी है, तो ये दोनों के उभयनिष्ठ में ये जरूर है। तो आपने A, खुद का संबंध खुद के साथ R1 इंटरसेक्शन R2 में भी दिखा दिया। अतः R1 इंटरसेक्शन R2 स्वतुल्य है। ठीक है, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू सेट A। नंबर 2 पे आ जाओ। नंबर 2 हमें सिद्ध करना है सम्मित। क्या सिद्ध करना है? सम्मित सिद्ध करना है। ओके, मान लेता हूं मैं, माना कि A, B इधर है, R1 इंटरसेक्शन R2 में है। ये मैंने खुद से मान लिया। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बाबू? उभयनिष्ठ। अब यहाँ देखिए, अगर A, B R1 इंटरसेक्शन R2 में है, तो इसका सीधा मतलब है कि A, B R1 में होगा और A, B R2 में भी होगा, क्योंकि उभयनिष्ठ है, तो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। R1 और R2 पहले से ही क्या है? तुल्यता संबंध है। तुल्यता है तो ये पहले से ही R1 और R2 ऑलरेडी क्या है? सम्मित है। तो ये चीज मैं लिख दूंगा यहाँ पर, क्योंकि R1 व R2 सम्मित है। क्या ये सम्मित है? अगर A, B R1 में है, तो B, A भी कहाँ होगा बाबू? R1 में होगा। अगर A, B R2 में है, तो B, A भी कहाँ होगा? R2 में होगा। अगर आपने पहले के एक्सरसाइज पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट जाना है, पढ़ा है, तो ही आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपके सर के ऊपर जो क्या लिख रहे हैं सारे A, B, A, B, C, D, है ना, ऐसा लग रहा होगा। तो पहले बेसिक्स पढ़ लो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पहले के पढ़ लो, उसके बाद इस वीडियो को देख लेना, है ना। देखो हमने क्या किया, यहाँ से देखो, B, A को R1 में भी है, B, A R2 में है, R2 में भी है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि B, A इन दोनों में है। R1 इंटरसेक्शन R2 में है। हम A, B इसमें लेके चले थे और हम दिखा क्या रहे हैं? B, A इसमें है। इट मीन्स R1 इंटरसेक्शन R2 सम्मित है। क्या ये बाबू? सम्मित है। अब हमें क्या दिखाना है? संक्रामक दिखाना है। नंबर 3 पे आ जाओ। संक्रामक संबंध के लिए क्या होगा? मैं मान लूंगा, माना A, B R1 इंटरसेक्शन R2 में है, व B, C R1 इंटरसेक्शन R2 में है। हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है कि A, C किधर मिल जाए? R1 इंटरसेक्शन R2 में मिल जाए। ये हमारा टारगेट है ना, कि A, C किधर मिल जाए? R1 इंटरसेक्शन R2 में मिल जाए। तो ये क्या हो जाएगा? संक्रामक हो जाएगा। अब देखो बाबू, A, B R1 इंटरसेक्शन R2 में है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि A, B R1 में भी होगा व A, B R2 में भी होगा। ठीक, इधर आ जाओ, B, C R1 इंटरसेक्शन R2 में, तो इसका मतलब है
कि बी कॉमा सी R1 में भी होगा व बी कॉमा सी R2 में भी होगा। यही तो मतलब है इसका, उभयनिष्ठ में है तो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, यही चीज़ मैंने लिखी है। अब थोड़ा मुझे यहाँ से मिटाना पड़ेगा, प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, थोड़ा मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं है। अगर पीछे की स्लाइड में मैं करूँगा तो बार बार आगे पीछे करने में समझ नहीं आएगा आपको। तो यहाँ से ध्यान से देखना बच्चों, देखो मैंने यहाँ पर क्या ए कॉमा बी, चूंकि ए कॉमा बी हमारा R1 में है, उसके साथ साथ बी कॉमा सी हमारा R1 में है, इसलिए ए कॉमा सी कहाँ होगा, R1 में होगा। आपको सर ये कैसे लिख दिया, कैसे लिखा, R1 तथा R2 तुल्यता संबंध है, R1 पहले से ही संक्रामक है, ए कॉमा बी R1 में है, बी कॉमा सी R1 में है, तो ए कॉमा सी भी R1 में होगा। क्यों, क्योंकि R1 क्या है, तुल्यता संबंध है, तो R1 ऑलरेडी संक्रामक है, R1 संक्रामक है, ठीक है, R1 संक्रामक है। तो मैं इसको समीकरण नंबर 1 मान लूंगा। पुनः देखो क्या, यहाँ देखो ए कॉमा बी, ठीक है, ए कॉमा बी R2 में है, उसके साथ साथ बी कॉमा सी R2 में है। अगर ए कॉमा बी R2 में है, बी कॉमा सी R2 में है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ए कॉमा सी भी R2 में होगा। क्यों, क्योंकि R2 तुल्यता संबंध है, तो R2 पहले से ही क्या है बाबू, संक्रामक है, R2 पहले से ही क्या है, संक्रामक है। इसको समीकरण नंबर 2 मान लूंगा। अब देखो क्योंकि ए कॉमा सी R1 में है और ए कॉमा सी R2 में है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ए कॉमा सी R1 इंटरसेक्शन R2 में ज़रूर होगा। ठीक है, यही तो दिखाना था मुझे कि ए का और सी का इंटरसेक्शन इसमें आ जाए, है ना। तो ये लेके चले थे और हम यहाँ पर आ गए। अतः R1 इंटरसेक्शन R2 संक्रामक है। ठीक हो गया। लास्ट में आपको क्या लिखना है, लास्ट में आपको लिख लेना है चूंकि R1 इंटरसेक्शन R2 स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक तीनों हैं, इसलिए R1 इंटरसेक्शन R2 एक तुल्यता संबंध है। ये एक तुल्यता संबंध है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। शानदार क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को भी एग्जाम में पूछा गया, वो भी 5 नंबर में। ये उदाहरण, तो किसी भी उदाहरण को हल्के मत लेना, सारे उदाहरण करने हैं, ये ध्यान रखिए। उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उदाहरण से प्रश्न ज्यादा आते हैं बोर्ड एग्जाम में। उदाहरण नंबर 21 कह रहे हैं, मान लीजिए जो फलन है वो x से y में एक फलन है, जो x में जो संबंध हमें दे रखा है कि a से b में एक ऐसा संबंध है कि fa बराबर fb है, द्वारा परिभाषित प्रदत्त एक संबंध r परिभाषित कीजिए, जांच कीजिए क्या r एक तुल्यता संबंध है। हमें जांच करना है कि ये जो संबंध है ये तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो तुल्यता संबंध है कि नहीं, उसके लिए क्या करते हैं, इसको हमें दिखाना है स्वतुल्य संबंध संक्रामक, तीनों दिखाना है तो बात बन जाएगी। तो सबसे पहले चेक करते हैं नंबर 1 पर स्वतुल्य। स्वतुल्य का मतलब क्या होता है, खुद का संबंध खुद के साथ, खुद का संबंध खुद के साथ। तो देखो, अगर मैं a कहाँ से ले लेता हूँ, इस x से लेता हूँ, क्योंकि मैं fa को fa के बराबर लिख सकता हूँ, fa को fa के बराबर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। खुद का संबंध खुद के बराबर है, इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना चाहिए, इसके बराबर दिखाना चाहिए। ठीक है,
एफ ए बराबर एफ ए, खुद का संबंध खुद के साथ है, अतः ए का संबंध ए के साथ हो जाएगा और एवरी ए बिलोंग्स टू, अतः आर स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य संबंध है। ठीक, नंबर 2 पे आ जाओगे, सम्मित। सम्मित संबंध, सम्मित के लिए क्या करेंगे, यदि ए का संबंध बी के साथ है तो हमें क्या दिखाना है, बी का संबंध ए के साथ है। प्रश्न के स्टेटमेंट के अनुसार अगर ए कमा बी आर में है तो ये क्या होगा, एफ ए बराबर एफ बी के होगा प्रश्न के अनुसार। तो इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एफ बी बराबर एफ ए है। देखो, जब एफ ए एफ बी के बराबर था तो ए का संबंध बी के साथ था। अगर एफ बी एफ ए के बराबर है तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि बी का संबंध ए के बराबर है, बी का संबंध ए के साथ है। ठीक है, आप ये लेके चले थे, आपने ये दिखा दिया। अतः आर सम्मित है। आर क्या है बाबू, सम्मित है। अब आ जाओ नंबर 3 में, हमें क्या दिखाना है, संक्रामक। ठीक है बाबू, हमें क्या दिखाना है, संक्रामक दिखाना है। संक्रामक में क्या होता है, यदि ए का संबंध बी के साथ है, बी का संबंध सी के साथ है तो ए का संबंध सी के साथ दिखाते हैं। माना कि ए का संबंध बी के साथ है, माना बी पे खत्म हुआ है, बी से स्टार्ट करेंगे। माना बी का संबंध सी के साथ है। अगर ए का संबंध बी के साथ है तो प्रश्न के अनुसार एफ ए बराबर होगा एफ बी के। अगर बी का संबंध सी के साथ है तो प्रश्न के अनुसार एफ बी बराबर होगा एफ सी के साथ, सी के। फिर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से एफ बी का मान यहाँ रख दोगे, एफ ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ सी के हो जाएगा। अगर एफ ए बराबर एफ सी है तो प्रश्न के अनुसार ए का संबंध सी के साथ हो जाएगा। यही चाहिए था। अतः आर संक्रामक है। लास्ट में क्या लिख दोगे, चूंकि आर स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, अर्थात आर एक तुल्यता संबंध है। ये लास्ट में लिख देना, चूंकि दिया गया संबंध स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों है, अर्थात यह एक तुल्यता संबंध है। ये आप लास्ट में आराम से लिख देना। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है और 1 नंबर में भी आता है। 1 नंबर में बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हमारे पास एक समुच्चय दे रखा है, एक ही सेट है। समुच्चय ए से स्वयं तक, ए से ए में, खुद से खुद में, स्वयं तक सभी एक ही फलन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए बस आपको एक सूत्र याद रखना है, एक ही फलन, एक ही फलन की संख्या। ठीक है, ए से ए तक, खुद से खुद तक। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, इसके लिए सूत्र होता है फैक्टोरियल एन। क्या होता है फैक्टोरियल एन, एन कितना है, 1 2 3। चूंकि एन बराबर क्या है, 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल, 3 गुणा 2 गुणा 1, आंसर आ जाएगा 6। खुद से खुद में अगर मैं एक फलन बनाना चाहूँ तो 6 बना सकता हूँ। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 6। 1 नंबर में एग्जाम में आता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे और भी टिपिकल क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी में नहीं लेकिन एग्जाम में आते हैं, वो सब मैंने पढ़ा रखे हैं, अलग से वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन लिंक में लेके जाके देख लेना। अगले प्रश्न में आ जाओ। ये क्वेश्चन में एग्जाम में आ रखा है 2 नंबर में, 2 मार्क्स में इस क्वेश्चन को बार बार कई बार पूछा गया है। कह रहे सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में हमारे पास समुच्चय ए बराबर ये दे रखा है, 1,2 तथा 2,1 को अंतर्विष्ट करने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या 2 है। ठीक है, अगर आप दो मतलब संबंध बनाना चाहो, ये आपके पास सेट है 1 2 3, यही एलिमेंट ले सकते हो। इन एलिमेंट्स को लेके और जो संबंध आप बनाओगे उसके अंदर ये 2 पद रखने ही रखने हैं, 1,2 2,1 रखने ही रखने। और जब आप बनाने की चेष्टा करोगे संबंध तो 2 ही संबंध बनेंगे, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, जो कि एक
तुल्यता संबंध होंगे, और वो कौन से होंगे वो बताना है। तो बना के देखते हैं दो संबंध। ठीक है, पहला मैं बनाता हूँ R1, क्योंकि तुल्यता संबंध दिखाना है, वो स्वतुल्य भी होना चाहिए, वो सम्मित भी होना चाहिए, वो संक्रामक भी होना चाहिए। तो मैं तुल्यता बनाता हूँ, जैसे 1,2, देखो 1 2 3 है ना, तो एक का संबंध एक के साथ, एक का संबंध एक के साथ, उसके साथ दो का संबंध दो के साथ, तीन का संबंध तीन के साथ। ये तो लेना ही लेना है, क्योंकि खुद का संबंध खुद के साथ होगा, तभी तो वो क्या होगा, तभी वो स्वतुल्य होगा, तभी वो क्या होगा, स्वतुल्य होगा। तो ये स्वतुल्य हो गया, खुद का संबंध खुद के साथ, तीनों लेने ही पड़ेंगे, स्वतुल्य हो गया। और उसके बाद ये बोला 1,2 और 2,1, ये लेना ही लेना है। तो देखो ये सम्मित भी है, यहाँ से यहाँ तक देखो बाबू, ये क्या है, सम्मित भी है, सम्मित है ना। देखो एक का संबंध दो के साथ है, दो का संबंध एक के साथ है, अगर एक का संबंध बी के साथ हो तो बी का संबंध भी एक के साथ होना चाहिए, सम्मित भी है। और उसके साथ साथ ये संक्रामक भी, ये सबसे छोटा संबंध है, ये जो संबंध मैंने लिया है सबसे छोटा संबंध है, सबसे छोटा संबंध है, जो कि स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों है। आप कहोगे सर स्वतुल्य दिखा दिया, सम्मित दिखा दिया, संक्रामक कहाँ है? तो देखो आप यहाँ से देखो, एक का संबंध दो के साथ है और दो का संबंध एक के साथ है, तो एक का संबंध एक के साथ आना चाहिए ना, मौजूद है। तो ये क्या है, ये क्या है, ये आपका संक्रामक भी है। तो ये सबसे छोटा संबंध है जो स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों है। अब दूसरा संबंध अगर बनाना चाहूँ R2, तो वो कौन सा बन सकता है, 1,1, 2,2 और 3,3 तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बनाएंगे आपके स्वतुल्य। सम्मित 1,2 और 2,1 आपको लेना ही लेना है, ठीक है। और कौन सा बना सकते हो, 1,2 ले लिया, 2,3 ले लो, तो 3,2 भी लेना पड़ेगा, ठीक है। एक का संबंध दो के साथ है, दो का संबंध तीन के साथ है, दो का संबंध तीन के साथ है, तो एक का संबंध तीन के साथ जरूर होना चाहिए, तभी संक्रामक होगा, ठीक है। उसके संबंध साथ एक का संबंध तीन के साथ है, तीन का संबंध दो के साथ है, तो एक का संबंध दो के साथ हो जाएगा, ठीक है। 1,3, 1,2, 2,3, 3,2, 3,2 लिया है मैंने, लिया है। 1,3 लिया है, तो 3,1 भी लेना पड़ेगा, 3,1 भी लेना पड़ेगा ना, नहीं तो ये क्या नहीं होगा। अगर 1,3 है सम्मित दिखाने, अगर ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध ए के साथ लेना पड़ेगा, ले लिया। और कुछ, एक का संबंध दो के साथ, दो का संबंध तीन के साथ, एक का संबंध तीन के साथ, हो गया। तो ये देखो बाबू, ये क्या है, ये सबसे बड़ा संबंध है, सबसे बड़ा संबंध है, जिसके अंदर आपको 1,2 और 2,1 तो रखना ही रखना है, ठीक है। 1,2 और 2,1 तो आपको रखना ही रखना है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा संबंध है, सबसे बड़ा संबंध है, जो कि स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों है। और ये सबसे छोटा संबंध है जो स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों है। इसके अलावा कोई और संबंध बना सकते हो, इन पदों को लिए बिना, इसको और इसको लिए बिना कोई और संबंध बना दो जो कि स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों हो, चेष्टा करो, नहीं बनेगा। तो ये दो ही संबंध है, ठीक है। ये सबसे छोटा वाला है और ये सबसे बड़ा वाला है, जो कि स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों चीज हो रहे हैं। अब आ जाते हैं हमारे अगले उदाहरण में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। कभी 5 नंबर में तो कभी 2 नंबर में, 2 या फिर 5 मार्क्स में आ सकता है। तो मैं तो इम्पोर्टेंट बोलूँगा कि 2 नंबर में इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर में इसको कई बार पूछा भी गया है। क्या बोल रहे हैं कि ये जो फंक्शन है sin x, ठीक है, जो कि 0 से π/2 से r में जा रहा है, और जो दूसरा फलन है gx बराबर cos x, जो कि 0 से π/2 से r में जा रहा है, विचार कीजिए, ठीक है, और सिद्ध कीजिए कि f तथा g एकाकी हैं। ये जो फलन है f और वो जो फलन है g, वो एकाकी हैं, वो क्या है, एकाकी हैं। परंतु f प्लस g, f देखो यहाँ पर ये जो प्लस लगा है ये ऑपरेशन है, ये प्लस में, f प्लस g एकाकी नहीं है। शानदार क्वेश्चन है,
इसको करना है अब हमें। तो सबसे पहले देखो एकाकी की डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि चेक करना है, उदाहरण लेके हमें चेक करना पड़ेगा। एकाकी डेफिनेशन क्या होती है? एकाकी दो तरीकों से हम दिखाते हैं। तो अगर यदि x1 और x2 बराबर ना हो, इनपुट अगर बराबर ना हो, तो उनके आउटपुट भी बराबर नहीं होने चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? एकाकी कहते हैं। या क्या होता है, यदि फंक्शन x1 बराबर हो जाए फंक्शन x2 के, तो वो तभी बराबर हो सकते हैं जब x1 और x2 आपस में बराबर हो। ये दो स्टेटमेंट को हम फॉलो करते हैं। तो इस वाले प्रश्न में मैं क्या कर रहा हूँ, इस स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, कि अगर इनपुट बराबर नहीं है तो उनके आउटपुट बराबर नहीं हो सकते। पहले बात करते हैं एफ के लिए, ठीक है, एफ के लिए बात करते हैं। यहाँ एफ के लिए बात करते हैं। एक्स हमारे पास है शाइन एक्स, ठीक है, एफ हमारे पास शाइन एक्स है। और इधर बात करेंगे जी एक्स के लिए, जी एक्स हमारा कॉश एक्स है, ठीक है। जो भी मान लेना होता है यहाँ से लेना होता है। दो इनपुट ले लेते हैं। मैं ले लेता हूँ 30, ले लेता हूँ 30 डिग्री और 60 डिग्री लेता हूँ, पूरा निकाल के दिखा रहा हूँ। 30 डिग्री और 60 डिग्री आपस में बराबर नहीं है, तो यहाँ पर रखूँगा मैं अब साइन 30, ठीक है, साइन 30, और इधर रखूँगा साइन 60, ठीक है। साइन 30 का मान 1/2 होता है और साइन 60 का मान √3/2 होता है। जब इनपुट बराबर नहीं है तो उनके आउटपुट भी बराबर नहीं आए हैं, अतः एकाकी है, अतः एकाकी है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा सा कैसे लिख सकते हो, चूंकि x1 बराबर x2 नहीं है तो शाइन x1 भी बराबर नहीं होगा शाइन x2 के, अतः fx एकाकी है, ऐसा लिख दिया, ठीक है। और फॉर एवरी x1, x2 हमने कहाँ से लिया है? यहाँ से आता है। हमेशा जो लेना होता है वो इधर वाले से लेना होता है। ये तो बात हुई fx की। अब हम बात करेंगे gx की। gx हमारे पास फंक्शन कौन सा है? cos x। सेम चीज़ इसमें भी आ जाएगी। तो मैंने क्या करना है, 30 डिग्री बराबर नहीं है 60 डिग्री के, ये ले लिया। तो रखो cos 30 और इधर रखेंगे cos 60। दो अलग अलग इनपुट है। cos 30 का मान होता है √3/2 और cos 60 का मान होता है 1/2। बराबर है? नहीं है। इनपुट बराबर नहीं है, इनके आउटपुट भी बराबर नहीं आए हैं, अतः एकाकी है, अतः एकाकी है। तो ये जो फलन है अलग अलग इंडिविजुअल, साइन एक्स एकाकी है, कॉश एक्स भी एकाकी है, इंडिविजुअल में, अलग अलग में, खुद में। लेकिन अब हम चेक करेंगे एफ प्लस जी के बारे में। अब हम चेक करेंगे एफ प्लस जी के बारे में। इतना लिख लिया होगा, मिटाते हैं। अब आ जाते हैं एफ प्लस जी में, ठीक। अब देखिए एफ प्लस जी मैं ज़ीरो के लिए चेक करता हूँ। देखो मैं दो 0 और π/2 लेता हूँ, क्लोज इंटरवल है ना, 0 और π/2 दोनों को मैं ले सकता हूँ। 0 भी इंटरवल में है, π/2 में इंटरवल में है। तो 0 और π/2 दो अलग अलग इनपुट ले रहा हूँ मैं, जो कि बराबर नहीं है, तो इनके आउटपुट भी बराबर नहीं आने चाहिए, तब तो एकाकी होगा। अगर बराबर आ गया तो एकाकी नहीं होगा, ठीक है। तो एफ प्लस जी के बारे में बात करते हैं। एफ मेरे पास क्या है? एफ मेरे पास है कॉश एक्स, और जी मेरे पास क्या है? जी एक्स मेरे पास क्या है? अरे यार, एफ एक्स मेरे पास शाइन एक्स है, एफ एक्स मेरे पास शाइन एक्स है। तो ये शाइन 0 और ये हो जाएगा कॉस 0। एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? 0 0। तो शाइन 0 का मान 0 होता है और कॉस 0 का मान क्या होता है बाबू? 1 होता है। तो ये क्या आ गया? 1। ये 1 आ गया। अब मैं चेक करूंगा एफ प्लस जी π/2 के लिए। तो ये हो जाएगा शाइन π/2 कॉस π/2। एफ क्या है मेरा? शाइन एक्स। जी क्या है मेरा? कॉस एक्स। एक्स की जगह पे क्या रख दिया? π/2 π/2।
साइन पाई बाई 2 का मान 1, कॉस पाई बाई 2 का मान 0। क्या आ गया? 1। देखो दो अलग अलग इनपुट है, लेकिन जो आउटपुट निकल के आ रहा है वो सेम आ रहा है। अगर इनपुट अलग अलग है तो आउटपुट भी अलग अलग आने चाहिए थे, परंतु यहाँ तो आउटपुट सेम आ रहे हैं। अतः ये क्या कि नहीं है। अतः एफ प्लस जी एक क्या कि नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं आपको समझ में ज़रूर आए होंगे, और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पक्का आएगा। जैसे कर लेना, बाद में पछताते रहोगे जैसे पिछले साल के बच्चे पछता रहे हैं। इनको ज़रूर लगाना, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे पूछे गए, सारे आपके सिलेबस के हैं। इस साल यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। अगर ना आए ना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। अगर यहाँ से इस वीडियो से प्रश्न अगर ना आए ना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। और प्रश्न आएंगे भी, 2 नंबर में भी आएगा, 5 नंबर में भी, 8 नंबर में भी आएगा। प्लीज़ कर लेना, और इस वीडियो को हर जगह शेयर कर दे। बाकी डिस्क्रिप्शन में जाके देखें, सब कुछ पढ़ा रखा है। वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। अपना ख्याल रखें। कौन सी वीडियो नेक्स्ट चाहिए कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।